तुम मुसलमान हो एक दिन मारे जाओगे। ये शब्द और ये शीर्षक सुनकर के ऐसा लग रहा होगा आपको कि आखिरकार ये बात किसने कही और इतनी ज़्यादा गंभीर बात क्यों कही गई, इसके पीछे का पूरा सारांश जो है वो क्या है। आज इसी पूरे मामले पर विस्तार से हम बात करेंगे। दर्शकों, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दरअसल संसद सत्र चल रहा है और इस संसद के सत्र में विपक्ष ने जिस मजबूती के साथ अपने पक्ष को रखना शुरू किया है और जिस ढंग से विपक्षी नेताओं ने कई ऐसी बातें कही है, सत्ता पक्ष के आंखों में आंखें डालकर वो यह जतला रहा है कि आने वाले समय पर ये जो पूरा का पूरा सदन का सत्र चलने वाला है गंभीर रहने वाला है। और सत्ता पक्ष जो 2014 के बाद से 2024 तक की अगर हम बात करें, जिस तरीके से मनमौजी से अपनी सरकार को वो चलाते रहे, विपक्ष की एक नहीं सुनी गई, मुस्लिमों पर लगातार जुल्म का जो अंबार है वो ढाया जाता रहा। और किस तरीके से, आइए बारी बारी से समझते हैं दर्शकों कि आखिरकार संसद में कल हुआ क्या। 1 जुलाई को संसद में विपक्ष के उन तमाम बड़े चेहरों ने, चाहे राहुल गांधी की बात करें, मनोज झा की बात करें या फिर अन्य चेहरों की बात करें, उन्होंने सरकार के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। और मनोज झा ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, भले ही कविता पढ़कर वो संसद में सुना रहे थे, लेकिन इस कविता की गूंज जो है वो सत्ता पक्ष को अंदरूनी तौर पर हिला करके रख देगी। दरअसल मनोज झा ने रघुवीर सहाय को याद करते हुए एक युवा अदनान ने एक कविता लिखी है और जिसे मैं सुनाना चाहता हूं। मत भूलो कि तुम मुसलमान हो, बस लोगों को छलावा देते रहो कि तुम मुसलमान नहीं हो। इस तरीके की बातें जो है उन्होंने कविता के माध्यम से कही। साथ ही ये भी कहा कि वरना जो आप कह सकते हैं कि इस समय स्थिति जो देखने को मिल रही है और ख़ास तौर पर जो एक माहौल तैयार किया गया है, और ये माहौल पूरे तौर पर जानी मानी आप कह सकते हैं कि शख्सियतों की संलिप्तता की वजह से ये स्थिति पैदा होती है। ये बात कहने में किसी भी तरीके का गुरेज नहीं होना चाहिए। जिस तरीके के अत्याचार और घटना हम लगातार देख रहे हैं और ख़ास तौर पर आपको हर एक दिन अखबार की सुर्खियों में वो चीज़ें देखने को मिल जाती है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अपनी पहचान को छुपाते रहो वरना मारे जाओगे, राह चलते ख्याल रखो कि कहीं तुम्हारी जो कमीज से मुसलमान होने की बू तो नहीं आ रही। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा, ख्याल रखो कि किसी से बहस करते, कुछ बोलते हुए, कुछ करते हुए, यहाँ तक कि हंसते और रोते हुए भी कहीं तुम मुसलमान तो नहीं लग रहे हो। मनोज झा ने और कई सारी बातें उठाई है जो मुस्लिम युवाओं को लेकर के, ख़ास तौर पर दिल्ली में जो हिंसा हुई थी और उस हिंसा को लेकर जिस ढंग से कई मुस्लिम नौजवानों को जेल में बंद किया गया और उन तमाम नौजवानों का खुले तौर पर मनोज झा ने संसद के भीतर आवाज़ बनने की कोशिश की है। उमर खालिद, मीरान हैदर, खालिद सैफी जैसे तमाम युवाओं को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी है और ये बताने की कोशिश की है कि कैसे लगातार जानबूझ करके एक समुदाय को, एक धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। और उस निशाना बनाने के पीछे का राजनीतिक मकसद जो है दर्शकों, वो मात्र इतना भर कि अपने वोट बैंक को सटीकता से साधा जा सके और अपने वोट बैंक की प्रतिशत में और ज़्यादा इजाफा किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी धर्मनिरपेक्षता जैसे मुद्दों को लेकर के जिस ढंग से कल संसद में सवाल पूछे और ख़ास तौर पर अब देखिए कि ये भी बड़ी बात थी कि 10 वर्षों में पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने ज़्यादा खफा हो जाते हैं, इतने ज़्यादा झिलझिला जाते हैं कि उन्हें राहुल गांधी के बोलने के बीच में ही उठकर इस पर हस्तक्षेप करने की नौबत आ जाती है, इस पर उन्हें बोलना पड़ जाता है। हालांकि राहुल गांधी ये कह रहे थे कि सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए
उससे पीछे नहीं हटना चाहिए और अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहिए। और साथ ही उन्होंने तमाम धर्मों के वाक्यों को लेकर के भी जिक्र किया और ये बताने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से अलग अलग धर्मों के बीच एक खाई पैदा करने की कोशिश कर रही है ताकि उनकी राजनीति जो है वो चमकती रहे और लोग जो है उन पर इस तरीके से ही भरोसा करते रहें, इन तमाम बातों को अब गहराई से समझने की ज़रूरत है दर्शकों। चूँकि राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भाजपा ने देश में भय फैलाया है, डर की स्थिति पैदा की है और लगातार लोगों को डराया जा रहा है। जिस ढंग से अयोध्या का जिक्र उन्होंने किया, साथ ही अयोध्या के लोगों को जिस तरीके से परेशान किया गया और ख़ास तौर पर उनके बोलने में उनके तमाम, अगर आप ये बात करें कि उन्होंने जिस ढंग से जो 1 घंटे कुछ समय का जो भाषण दिया अपना, उसमें जिस ढंग से उनकी छवि नजर आ रही थी, जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे वो, उससे साफ तौर पर यह पता लग रहा था कि आने वाले दिनों में अल्पसंख्यकों की बात करें या फिर अन्य तमाम दबे कुचले तबकों की बात करें, उनको लेकर के वो कड़े तौर पर सरकार से सवाल पूछने वाले हैं। खास तौर पर इस दरमियान अगर मुसलमानों को लेकर के जो बयानबाजी हुई है या उनके हित को लेकर के जो आवाज़ बुलंद की गई है दर्शकों, उसको भी समझने की ज़रूरत है। जिस ढंग से चंद्रशेखर आज़ाद ने कांवड़ यात्रा को लेकर के बयान दिया और ये कहा कि जब 20 मिनट की नमाज को लेकर इतना वावेला मचाया जाता है और सड़कों पर नमाज को लेकर के, चाहे वो ईद की नमाज हो, बकरीद की नमाज हो, उसको लेकर के जो एक तरीके का माहौल क्रिएट किया जाता है, वो दरअसल साफ तौर पर राजनीति से प्रेरित है। क्योंकि अगर आपको एक समुदाय की चीज़ों से दिक्कत है, नफरत है या किसी भी तरीके से आप आहत हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको अगर इस तरीके के रोड जाम से दिक्कत की स्थिति पैदा होती है तो वो हर किसी के धार्मिक मान्यताओं से या फिर आप कहें कि धार्मिक तौर पर कांवड़ यात्रा की बात करें या फिर अन्य तमाम चीज़ों की बात करें, उनसे भी होनी चाहिए। और इसी बात को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने बयान को दिया था, जिसके बाद तमाम भाजपा के बड़े चेहरे जो हैं इसका विरोध करते हुए नजर आए थे। लेकिन अब इसके समर्थन में मुरादाबाद से सांसद, सपा की सांसद रुचि वीरा ने भी इसका समर्थन कर दिया। यानी कि आप ये मान करके चलिए कि बीते 10 वर्षों में जो एक डर और भय का माहौल एक खास समुदाय के लिए पैदा किया गया था, दरअसल उस जंजीर को तोड़ने का समय आ गया है। और ये चीज़ आपको संसद के भीतर सांसदों की आवाज़ में साफ तौर पर देखने को मिला है। चाहे वो मनोज झा की बात करें, राहुल गांधी की बात करें या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से राज्यसभा में अपनी बातों को रखा। जब मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे और आरएसएस पर बोल रहे थे, तब जगदीप धनखड़ जो है इसमें हस्तक्षेप करते हैं और फिर उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर ये चर्चा की और ये बताया कि आरएसएस की मानसिकता, उनकी विचारधारा देश को खंड खंड करने वाली है और इसलिए वो इसका विरोध लगातार कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो अब इस समय अल्पसंख्यकों को लेकर के, तमाम दबे कुचले तबकों को लेकर के एक राजनीतिक माहौल बनना शुरू हो गया है। और ये अच्छी बात इसलिए भी है दर्शकों कि अब जो देश के अन्य राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, दरअसल उसको लेकर के भी जो भारतीय जनता पार्टी एक माहौल फिर से अपने पक्ष में बनाने की कोशिश कर रही है, दरअसल उसको एक बड़ा झटका लगा है। चूँकि बीजेपी ये चाह रही है, बीजेपी ये सोच रही है कि जो उत्तर प्रदेश में या फिर अन्य राज्यों में उनको सीटों का नुकसान हुआ है, दरअसल उसको सीधे तौर पर जो है भरपाई अगर करनी है तो इस तरीके का माहौल जो है वो बनाए रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अब ये जो कविता पढ़ी गई मनोज झा के द्वारा कि तुम मुसलमान हो, एक दिन मारे जाओगे, मरोगे नहीं मारे जाओगे, और ये डर और भय की उस प्रकाष्ठा को दर्शाता है कि आखिरकार देश में जो माहौल बना है दर्शकों, उसके खिलाफ जो है पुरजोर तरीके से बोलने की ज़रूरत है। और दरअसल इस वजह से ही आप देख रहे हैं कि लगातार अब विपक्षी एकजुटता और ख़ास करके जो धरातल पर हम देखें तो समाज के भीतर भी
वो जो खाई पैदा की गई थी उसको पाटने का काम किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के आपकी राय क्या है? क्या वाकई मुसलमानों पर हो रहे उन तमाम जुल्म सितम को लेकर के अब विपक्ष क्या अपनी ताकत को देखकर या फिर अपने पास वो जो आंकड़े मौजूद हैं, उनके पास जो सीटें मौजूद है, चाहे जो है लोकसभा की बात करें या फिर विधानसभा में अब जो आने वाले राज्यों में चुनाव होने वाले विधानसभा के उन चुनावों को लेकर के ये बात कही जा रही है कि अब फिर से एक बार विपक्ष जो है एकजुट होकर भाजपा की इन नीतियों के खिलाफ लड़ेगा, मजबूती से लड़ेगा, मुस्लिम, दलित और तमाम अक़लियतों की आवाज़ बनेगा। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें नेशनल दस्तक के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।